जनरली लैब में हम 3 इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। एक इक्विपमेंट होता है पहला, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। आप देख सकते हो, डायल्स देख के पहचान सकते हो आप। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर और एमीटर लगभग एक जैसे होते हैं। ये दोनों मेज़रमेंट करते हैं करंट का, लेकिन कैसे? ये इंटेंसिटी ऑफ करंट मेज़रमेंट करता है। क्या करता है? इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि कम करंट पास हो रहा है या ज़्यादा, बस इतना बताएगा डिफ्लेक्शन लेके। कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन। और बैलेंस कंडीशन में ये करंट की डायरेक्शन बताएगा कि इधर फ्लो हो रहा है या उधर। बैलेंस कंडीशन की किधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इट कैन शो डायरेक्शन ऑफ करंट इन बैलेंस सिचुएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ करंट। जबकि एमीटर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजरमेंट करता है। क्या करता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 1.5 एम्पियर, इस तरह से मेजरमेंट कर सकता है नंबर्स में। वोल्टमीटर क्या होता है? ये पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस मेजरमेंट करता है ना। तीनों डिवाइस आपको लैब में मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर मैं इन तीनों के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि इसको सीरीज़ और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये करंट की इंटेंसिटी मेज़रमेंट करेगा, ये करंट की मैग्नीट्यूड मेज़रमेंट करेगा और ये वोल्टेज मेज़रमेंट करेगा। इसकी बात करें कि इसका आइडियल है ना, आइडियल डिवाइस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस 0 और इसका बहुत कम। ठीक बात। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो इसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इसका कंडक्टेंस 0 होता है, बहुत ज़्यादा। तो एक काम करो, इनफाइनाइट मान लो सीधे ही। इसका कंडक्टेंस इनफाइनाइट, इसका कंडक्टेंस 0 और इसका बहुत ज़्यादा। ये इसके जैसा होता है। अगर ये सब आप जानते हो तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक तो वो गैल्वेनोमीटर, जैसे सपोज करो ये एक गैल्वेनोमीटर है, दिखाई दे रहा है इसमें। एक ये गैल्वेनोमीटर का मान लो सपोज करो ये मैग्नेट है। क्या है ये? मैग्नेट। और ये कॉइल है। मैंने कॉइल को मैग्नेट के साथ रखा। ठीक बात। अब देखना कौन रोटेट कर रहा है? मैग्नेट रोटेट कर रहा है और कॉइल स्टेबल है, तो इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज कॉल्ड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मैग्नेट मूव कर रहा है ना, तो इट इज कॉल्ड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और अब कॉइल मूव कर रहा है, इट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट इज कॉल्ड, दोनों में डिफरेंस है। हमारे सिलेबस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर का कोई रोल नहीं। तो मैग्नेट हमारे पास गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? मूविंग कॉइल, मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट में मैग्नेट मूव कर रहा होता है और कॉइल स्टेबल होती है। मूविंग कॉइल में कॉइल मूव कर रहा होता है और मैग्नेट स्टेबल होता है। हमारे सिलेबस में कौन सा है? मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पहला जो गैल्वेनोमीटर बनाया गया मूविंग कॉइल टाइप का, उसका नाम था सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। कौन सा? सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। कैसा होता बताता हूँ, दिख रहा है? चालू कर दे। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर के अंदर बेटा ये रहा हमारा ड्राइंग। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर में एक सिलेंड्रिकल आयरन रॉड होती है, सिलेंड्रिकल सॉलिड आयरन रॉड होती है। इसके ऊपर हम कॉपर वायर, मोटे इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब वायर होता है कॉपर का, उसके ऊपर केमिकल लेयर चढ़ी होती है, केमिकल कोटिंग होती है। उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को इसके ऊपर वाउंड ऑन करके और हम क्या बनाते हैं? कॉइल। ठीक बात। इस कॉइल को हैंग करने के लिए ऊपर लगाते हैं हम फास्फोर ब्रॉन्ज ब्लेड और नीचे लगा देते हैं एक स्प्रिंग और दोनों को फिक्स पॉइंट से अटैच कर देते हैं। दैट होल थिंग इज हैंग इन बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू दैट कॉइल वी अटैच अ पॉइंटर विच कैन डिफ्लेक्ट ऑन स्केल and show the direction, show the intensity of current। आप देख पा रहे हो इसके ऊपर यहाँ पर एक प्लेन मिरर भी लगा रखा है। इस प्लेन मिरर का क्या काम है हम अभी 2 मिनट में डिस्कस करते हैं। फिलहाल पहले तो मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ फॉस्फोर ब्रॉन्ज ब्लेड क्या होती है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज ब्लेड एक ऐसी ब्लेड होती है जिस पर फोर्स लगाने पर इसमें ट्विस्ट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? लेकिन उसमें फोर्स हटा देने पर वो ट्विस्टिंग वापस एकदम एक्यूरेट पहले वाली जगह सिचुएशन में आ जाती है, उसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं रह जाती है। इसीलिए इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज ब्लेड को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के इक्वलेंट मानते हैं। 11th क्लास में हमने ये टॉपिक पढ़ा था
perfectly elastic bodies, those bodies which minorly change its shape after applying some external force, and when we remove that external force, those bodies can gain or regain its real and perfect shape. वो वापस अपनी रियल और परफेक्ट शेप को एज इट इज ले लेते हैं। अब ऐसी कोई चीज़ रियल में होती नहीं, आइडियल इलास्टिक बॉडी कुछ होती नहीं है, लेकिन आइडियल इलास्टिक बॉडी के जस्ट करीब होती है। जैसे आइवेरी, आइवेरी मतलब हाथी दांत, हाथी दांत के अगर मैं कोई पेबल्स बनाऊँ, कंचे बनाऊँ और उन पर प्रेशर लगाऊँ तो माइनर सा डायरेक्शन, माइनर सा स्ट्रक्चर चेंज होगा और प्रेशर डाउन तो वापस सही हो जाएगा। स्नूकर बॉल, स्नूकर, बिलियर्ड, पूल, आपने इनमें से किसी न किसी का नाम सुना होगा। स्नूकर, बिलियर्ड या पूल की जो बॉल्स होती है वो जो होती है वो भी परफेक्टली इलास्टिक के लगभग आसपास होती है ना। इसी तरह से एक एग्जांपल ये रहा फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड, इस पर भी फोर्स लगाओ तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ट्विस्टिंग क्रिएट होता है इसमें रियली, और फोर्स हटा दो तो वापस रीगेन कर लेती है अपनी स्ट्रक्चर को, इसलिए हमने फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड लगा रखा है। सर ये प्लेन मिरर का क्या काम है ये बताओ यहाँ पर। प्लेन मिरर का काम बताने के लिए मेरे को उसका वर्किंग प्रोसीजर बताना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जस्ट पैरेलल पड़ी रहती है ये कॉइल। सपोज करो ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही है, ये कॉइल है मान लो, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जाएगी तो अभी कैसे होगी, परपेंडिकुलर, और ऐसे हो तो पैरेलल। तो स्टार्ट में कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जस्ट पैरेलल होता है, लेकिन जैसे इसमें करंट पास करता है, ये देखो करंट इधर गया, इसमें से होता हुआ, इसमें से होता हुआ, ये करंट इधर से इधर पास होगा, इसमें से होता हुआ ये इधर जाएगा। आपने अभी 2 मिनट पहले इसको सॉल्व किया है। कॉइल, अ कॉइल इन विच करंट इज पासिंग थ्रू, सो टॉर्क विल क्रिएट इनटू दैट टाइप ऑफ कॉइल। देखो करंट उल्टी नहीं है ना, इधर से क्लॉक एंड ये यहाँ पे इधर नीचे की तरफ, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक तरह का कॉइल ही तो है जो अभी आपने पढ़ा नीबिया साइन थीटा वाला टॉर्क। तो जैसे ही इसमें हम करंट पास करेंगे तो इसमें क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक टॉर्क। क्या क्रिएट होगा बेटा, और ये मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से इसके दोनों साइड पर इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन क्रिएट होगा। तो एक फोर्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा एक, जिसकी वजह से इसमें क्या क्रिएट होगा, रोटेशन। तो ये अब रोटेशन करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके रोटेशन को अपोज करेगा कौन, फास्टर। ये अकेली थोड़ी ना, ये इस पर लटकी हुई है ना बेटा, हैंग कर रखी है। तो अगर ये ऐसा देखो, मान लो सपोज करो मेरा हाथ, मान लो मेरा हाथ क्या है, एक ये कॉइल है, तो अगर मैं कॉइल को घुमाने की कोशिश करूंगा तो मेरी उंगली में क्या क्रिएट हुआ, ट्विस्ट क्रिएट होगा। तो सपोज करो देखो मैंने हाथ घुमाया तो मेरे रोटेशन को कौन रोक रहा है, फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड। कॉइल है अगर ये मेरा हाथ, तो कॉइल घूमेगी तो इसको कौन रोकने का कोशिश करेगा, और फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड जब इसको रोकने की कोशिश करेगी रोटेशन को, तो इसमें ट्विस्ट क्रिएट होंगे। क्या क्रिएट होंगे, और ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि इसका मैग्नेटिक टॉर्क इसके ट्विस्टिंग टॉर्क के थ्रू क्या होगा, बैलेंस होगा। क्या होगा, और ये प्रोसेस थोड़ी देर तक होगी क्योंकि इंस्टेंटली बैलेंस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है कि शुरुआत में मान लो कॉइल ऐसा था, तो कॉइल के ऊपर लगी हुई, ये कॉइल के ऊपर लगी हुई सपोज करो यहाँ पर इस जगह पे मान लो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मान लो प्लेन मिरर। तो स्टार्टिंग से लाइट रे आएगी 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 से टकराएगी कितने डिग्री एंगल पर, 0 डिग्री पर, और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी 0 डिग्री एंगल पर। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो ऐसा, तो लाइट रे आएगी तो सीधी सीधी, लेकिन जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल पर। तो आ रही लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में कुछ एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड, एंड दैट मैकेनिज्म टू मेजर द एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल इज कॉल्ड लैंप एंड स्केल मेथड। लैंप एंड कैसे, लैंप एंड स्केल मेथड क्यों कहलाता है, क्योंकि लैंप के थ्रू हमने क्या सामने क्या रखा है, एक लैंप, लैंप से लाइट रे जा रही है, किससे टकरा रही है, प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से टकरा के वापस आ रही है कितने डिग्री, इंसिडेंट रे और उसका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 0 डिग्री। लेकिन जब इसमें टॉर्क क्रिएट होगा तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, घूमेगा तो ऊपर वाला फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड भी थोड़ा सा घूम जाएगा। तो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में कुछ एंगल बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, किसका, एंगल का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंप एंड स्केलिंग मेथड। समझ में आ रही बात। और लैंप एंड स्केलिंग मेथड से हम क्या मेजरमेंट करेंगे, एंगल है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक बात, एक चीज़ तो ये समझ में। दूसरी चीज़ कि जब ये फास्टर ब्रॉन्ज ब्लेड है और ये कॉइल है, कॉइल घूमेगी तो इसमें ट्विस्ट क्रिएट करेगी, तो इसका मैग्नेटिक टॉर्क इसके ट्विस्टिंग टॉर्क से क्या होगा, बैलेंस। तो देखो बैलेंस ऐसे होगा, ये गया, ये वापस आने की कोशिश करेगा, ये वापस गया, ये वापस आने की कोशिश करेगा, ये वापस गया, ये मतलब धीरे धीरे करके रुकेगा ये। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ नहीं भूल सकते कि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये तो घूम चुका था,
तो घूमेगा तो इसके साथ कौन घूमेगा बेटा? पॉइंटर, और ये पॉइंटर इसके मिड पॉइंट 0 पॉइंट से कहीं ना कहीं स्टेबलाइज्ड पॉइंट की तरफ मूव करेगा, और जब ये घूमेगा तो ये भी तो फ्लक्चुएट होगा। तो जितना देर इसको बैलेंस करने में लगेगा उतना देर इसको अपना फ्लक्चुएशन को रोकने में लगेगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में 7 to 10 सेकेंड्स लग जाता है। कितने सेकेंड? तो इसका मतलब इस पॉइंटर को भी स्टेबलाइज्ड होने में या अपने मीन पॉइंट पर आकर रुकने में कितने सेकंड लग जाते हैं? ठीक है, और 7 से 10 सेकंड तक आपको वेट करना पड़ता है इसको ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और एक चीज़, फटाफट एक चीज़ और निकाल देते हैं। हमने अभी भी देखा कि मैग्नेटिक टॉर्क ऑफ कॉइल इज बैलेंस्ड बाय ट्विस्टिंग टॉर्क ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज ब्लेड। सो मैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है? NBA sin 90। मैक्सिमम टॉर्क कितना ही होता है ना? और ट्विस्टिंग टॉर्क क्या होगा? ट्विस्टिंग टॉर्क होगा बेटा यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज ब्लेड इनटू डिफ्लेक्शन एंगल इनटू। तो यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क होता है C और डिफ्लेक्शन एंगल होता है फाई। वापस बोल देता, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क ऑफ ब्लेड इनटू डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल फाई मान लिया, यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क कितना मान लिया? C। इधर कितना हो जाएगा? NBA sin 90 इज इक्वल टू 1। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? C फाई अपॉन NBA। तो एक तो इक्वेशन आपको ये याद रखनी है, काम आएगी ये। और एक C क्या चीज़ है? C इज यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क, इट इज अ कांस्टेंट। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दैट कॉइल। B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। A क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड these all values are constant and that can be represented by G. It is called galvanometer constant. It is called I. C upon NBA is equals to G लिख सकता हूँ phi. What is G? Constant. Removed it. और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल इस डिवाइस का। क्या प्रिंसिपल आ गया? कि जितना करंट पास होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा। मैंने यही कहा था ना कि ये डिवाइस हमारे को इंटेंसिटी बताता है। और कैसे? डिफ्लेक्शन शो करके। ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो ज़्यादा करंट, कम डिफ्लेक्शन तो कम। ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। करंट ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा, अमाउंट कम तो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट भी कम। साथ में दो चीज़ें और देख लो, एक तो होता है बेटा करंट सेंसिटिविटी और एक होता है बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी क्या चीज़ होती है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई डिवाइस कम से कम कितना मेजरमेंट कर पा रही है और कितने अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा, डिफ्लेक्ट कर पा रही, बता पा रही है ना, प्रोजेक्ट कर पा रही है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ एनी डिवाइस, या हम बताएंगे करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी ऑफ एनी डिवाइस, व्हाट डू मीन बाय सेंसिटिविटी? व्हेन अ डिवाइस कैन एबल टू show minor to minor observation, and for that minor observation it can project us clear and better values. Those devices are called sensitive devices. Those devices are called ऐसा डिवाइस जो छोटे से छोटे वैल्यूज को भी बता सके और उसके लिए बेटर वे में क्या कर सके, एक्सप्लेनेशन उसको प्रोजेक्ट करवा सके, बता सके, दिखा सके। तो उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? सेंसिटिव। तो हम यहाँ पे दो तरह की सेंसिटिविटी निकालते हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बहुत इजी है, फाई अपॉन आई। वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी। क्या मतलब सर? रेशियो बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इनटू गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज फाई की जगह फाई। और देखो आई की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, आई की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। आई इज कितना होता है? सी फाई अपॉन एन बी ए। इसको अगर हम लेंगे तो तो इसमें पुट कर सकते हैं सी फाई अपॉन एन बी ए। फाई से फाई कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज आर एन बी ए अपॉन सी। तो इससे हमने क्या सीखा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वी शुड इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड we have to select a blade which having less unit twisting torque.
हमको ऐसा ब्लेड चूज करना पड़ेगा जिसका यूनिट ट्विस्टिंग टॉर्क कम से कम हो, ताकि करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। सर वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे मेजरमेंट करेंगे? रेशियो बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड वोल्टेज अप्लाइड एट द टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट रेशियो इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। V इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ RI, फाई की जगह फाई, R की जगह R, और I की जगह वैल्यू क्या आएगी बेटा? I की जगह वापस पहले जैसे ये वैल्यू, I की जगह सेम पहले वाली वैल्यू लिख दूँ, C फाई, फाई से फाई कैंसिल, सो NBA अपॉन RC, दैट इज वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी। दैट्स मीन to increase the voltage sensitivity we have to increase number of turns, magnitude of intensity, cross section area, and we should decrease resistance। अब रेजिस्टेंस कम रहे, इसीलिए आपको याद है हमने कॉपर वायर लिया था, और हमको ऐसा एक ब्लेड यूज़ करना चाहिए जिसका ट्विस्टिंग टॉर्क बहुत, ट्विस्टिंग कांस्टेंट बहुत कम हो, है ना। चलो सर ये तो कंप्लीट हुआ। एक छोटी सी चीज़ और है कि इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? तो ड्रॉबैक आपने अभी अभी पढ़ा। इसका ड्रॉबैक क्या था कि जब इसमें फ्लक्चुएशन होगा, इसमें रोटेशन होगा, इसके रोटेशन को कौन बैलेंस करेगा? फास्ट और नॉन सिंगुलेट। लेकिन इस दोनों, इसके मैग्नेटिक टॉर्क को जो ट्विस्टिंग टॉर्क क्या करता है? बैलेंस करता है। तो इसमें कुछ टाइमिंग लग जाता है, उस टाइमिंग की वजह से इसको अपने मीन पॉइंट के पास आकर क्या करना पड़ता है? कुछ देर तक हिल कर, फ्लक्चुएट होकर फिर रुकना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइमिंग लगता है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन लेने के टाइमिंग को भी, ड्यूरेशन को भी बढ़ा देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। अगर ये थोड़ा कम हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसीलिए सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर की जगह पर एक नए गैल्वेनोमीटर को बनाया गया, जिसका नाम था बेटा पाइवॉट टाइप गैल्वेनोमीटर। क्या नाम था? पाइवॉट टाइप, या उसी को वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं।